ने ओसामा बिन लादेन को मारा और उसकी लाश तक पाकिस्तान के हाथ नहीं लगने दी। मतलब घोषित कैसे किया जाए अभिषेक जी, वो तो वैसे ही घोषित ही है जी ऐसा कोई मतलब कोई संगठन या ऐसा कोई मतलब कोई ऑफिशियल ऑर्डर या मान लो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं होता है जी कि किसी राष्ट्र को आतंकी घोषित किया जाए। समय समय पर उसकी लगाम कसने के लिए जो उपाय किए जाने जी चाहिए वो किए जाते हैं, जो जी खासकर भारत अरविंद जी के स्तर अरविंद जी पर। अरविंद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, जी लेकिन इस बीच मयंक जी कुछ कह रहे हैं, शायद उनको सुन लेते थोड़ा सा। जी मयंक जी 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 अरविंद जी, मुझे ध्यान पड़ता है कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन किसी उद्देश्य से किया गया था। देखिए, जी पाकिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में पैदा किया गया था जिससे कि रशिया की पावर को वहां पर बैलेंस किया जाए। अमेरिका भली भांति जानता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की मदर है, वहां से टेररिज्म उपजता है, हर टेररिस्ट का नाता जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा पाया जाता है। लेकिन भारत उसके साथ सटा हुआ है। पाकिस्तान भारत को समय समय पर तंग करता रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ लगकर एक तरीके से उलझा हुआ महसूस करता है। जी पाकिस्तान के साथ रहकर भारत जो है वो चीन के साथ भी लगा हुआ है। चीन के साथ में हालांकि हमारा ट्रेड काफ़ी है, परंतु चीन के साथ में हमारी एक तरीके से दुश्मनी भी चल रही है। वो लैंड मास को लेकर है, लद्दाख जी वाले एरिया को और अरुणाचल वाले एरिया को। जी भारत इस समय डेवलप कर रहा है और हो सकता है चाइना को सरपास करके वो एक और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बन सकता है, मिलिट्री पावर बन सकता है एक स्टेज पर। इस समय बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका देखता है कि भारत चाइना को कंपटीशन दे रहा है, ये अमेरिका के हित में है, परंतु कंपटीशन देते देते कहीं भारत इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि वो अमेरिका की हेजेमनी को क्वेश्चन करना शुरू कर दे। जी इसीलिए पिन प्रिक्स पाकिस्तान की तरफ से भारत को अगर मिलते रहें तो भारत जो है वो चाइना के खिलाफ तो भिड़ता रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा कि अमेरिका की माइट को चैलेंज कर सके। जी एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है वो भारत पोज नहीं कर पाएगा। तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि हर देश चाहता है कि ये खत्म हो जाए, परंतु हर देश ये चाहता है कि ये देश खत्म भी ना हो, क्योंकि हर एक का उसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इस वजह से हर राष्ट्र जो है पाकिस्तान की मोटे तौर पर ऊपरी तौर पर बुराई करेगा, लेकिन मनी मन चाहेगा कि ये देश किसी तरीके से यहाँ पर टिका रहे। ये कुछ जियोपॉलिटिक्स के ताने बाने जो हैं जो उलझे रहेंगे और इनको सुलझाना जो है वो नितांत असंभव है। अरविंद जी, बात थोड़ी सी अगर भारत को लेकर की जाए, यहाँ पर जिस तरीके से भारत को हमेशा से एक शांति प्रिय देश कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से भारत यहाँ पर आक्रामक नजर आ रहा है, लगातार पाकिस्तानी जो सेना है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और लगातार पाकिस्तान में घुस घुस कर अटैक किया जा रहा है। लाहौर कराची तक हमने अटैक किया है। क्या इस बीच भारत की जो वो छवि है उस पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जो शांति प्रिय राष्ट्र की छवि है वो अब बदलती नजर आएगी, उससे भारत उभरता नजर आएगा? अभिषेक जी, यहाँ मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ जी कि भारत का जो शांति प्रिय होना है वो कोई कायरता की निशानी नहीं है, उसके बिल्कुल अहिंसा दरअसल बहुत ही बहादुरी की निशानी है। बिल्कुल, आई और एग्री सर। जब जब भारत के जो हित प्रभावित हुए हैं, भारत शांत नहीं बैठा है। आप 61 में गोवा के समय का देखिए, तो उस समय तो भारत की पूरी आज़ादी ही अहिंसा और तमाम आंदोलनों की बुते हुई थी। पर जी जब लगा कि यहाँ जनता का मामला है, यहाँ की गोवा की जनता की भलाई का मामला है, तब भारत ने अपनी सेनाएं वहाँ भेज दी थी। जी और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट को ये मौका तक नहीं मिला था कि वह कुछ कहे, या खुद वो जो पुर्तगाल था उसे भी समझ में नहीं आया कि भारत ऐसा जी कर सकता है क्या। जी और फिर हमने यह भी देखा है कि सिक्किम का अगर हम ले मामला, तो सिक्किम भारत का हिस्सा हुआ है बाद के समय जी में। तो ऐसा नहीं है कि भारत की शांति एकदम उदासीन शांति है। शांति का मतलब ये है कि हम इम्पीरियलिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम हमारी देश की जितनी बाउंड्रीज हैं वो ठीक है, हम इसी बाउंड्रीज में जी हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी यह तमन्ना नहीं है कि हम अड़ोसियों पड़ोसियों को भी निगल जाए, जैसा कि
बहुत सारे विस्तारवादी देश है, खासकर जो पुराने कम्युनिस्ट हुआ करते थे, जैसे कि जो यूएसएसआर था, जहां निगलने का उनकी विचारधारा में शामिल था। चीन है जिसको निगलने की आदत रही है। तो ये तमाम था। भारत इसके उलट साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है और उसने ये सोचा है कि तो यह वजह है। तो भारत की छवि ऐसा नहीं है कि किसी कमजोर राष्ट्र के रूप में रही हो। भारत की काफी मजबूत छवि रही है। और अभी हमारे जो विदेश मंत्री है वो बार बार एक चीज की कहते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? ये वही सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। अगर मैं आपको, क्योंकि अभी मैं हाल ही में अफ्रीकी देशों की यात्रा से आया हूँ, वहाँ एक जो काफी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, खासकर जब मैं सेंट्रल अफ्रीकी देशों में था, हम लोगों की एक साझा विरासत रही है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने की। आप देखिए कि जो भारत का जो एनडीए है, चौबे साहब इस बात को अच्छे से जानते होंगे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो सूडान ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि सूडान ने हमारी मदद की थी। हमारे यहाँ पे चाणक्यपुरी में अगर आप एम्बेसीज देखेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अफ्रीकी कंट्रीज के भी तमाम जो उस जमाने में हमने उनको वहाँ पे उनको अपने दूतावास खोलने के लिए स्थापित किया। नेल्सन मंडेला जब कोई भी बात करते हैं तो 24 में आ रहा हूँ पास। जी 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 अरविंद जी, अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। जी, तो ये ऐसा तमाम चीजें। तो भारत का अगर उन देशों में देखा जाए तो चीन के मुकाबले में बहुत अधिक इज्जत है। पर धीरे धीरे ये हालत कुछ हमारी वजहों से भी बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी को जो बदलना चाहिए वो बदल नहीं रही है। पर उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और भारत और ज्यादा मजबूती से उभर कर आएगा। बिल्कुल अरविंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मजबूती के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है और लगातार इन परिवर्तन के साथ भारत मजबूत हो रहा है। चौबे जी कुछ कह रहे थे। चौबे जी। अभिषेक जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखी थी। उन्होंने ये कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विशीन विनीत सरल हो। देखिए, भारत के पास में गरल था और दंत भी थे, परंतु हमने अपने दांत दिखाए नहीं थे। गरल का एक भान भी हमने दुश्मन को नहीं कराया था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों चीजों का भान दुश्मन को करा दिया है। देखिए, डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने कल प्रधानमंत्री द्वारा चेयर की हुई अपनी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग देखी होगी। प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि में एक छवि बनी हुई थी, एक स्केच थी। वो स्केच थी महात्मा गांधी की। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया था। ऑपरेशन सिंदूर अगर देखा जाए तो एक वायलेंट एक्ट था, एक तरीके का अटैक था। अटैक हालांकि वो आतंकवादियों के ऊपर था, परंतु अगर मोटे रूप से देखा जाए तो वो एक वायलेंट एक्ट था, एक अटैक था। पीछे लगी हुई फोटो जो थी, फोटो तो नहीं थी, एक स्केच था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को पूरा विश्व किस लिए जानता है? अहिंसा के सिद्धांत के लिए। उस समय हमारे जो नेता थे वो महात्मा गांधी की उस छवि के सामने बैठे थे। इंगित क्या करता है कि हम हालांकि ऐसे वायलेंट एक्ट को कर रहे हैं, परंतु हमारी सोच जो है वो अभी भी उस गांधी से मिलती है। गांधीवादी सोच है जो कि अहिंसा है। हम ऐसे भारत के इस समय निर्माता हैं जो कि नया भारत कहलाता है। हम वो भारत नहीं है जो एक गाल पर अगर थप्पड़ पड़े तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। इस समय भारत को अगर पता लगे कि एक गाल पर थप्पड़ पड़ने वाला है तो भारत उस भुजा को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम है। ये सिग्नलिंग जो थी बहुत सटल सिग्नलिंग थी। दूसरी सिग्नलिंग, आज आपने देखा भारत की दो वीरांगनाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं सेना की तरफ से। दोनों वीरांगनाओं ने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में प्रेस को संबोधित किया था तो वो रोजमर्रा की जो ड्रेस होती है, नॉर्मल ड्रेस, वो पहनकर आई थी। आज उनका उस ड्रेस में होने का क्या मायने निकाला जा सकता है? पहला, भारत की नारी शक्ति जो है वो ऐसी है जो अपने पुरुष शक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चाहे तो युद्ध क्षेत्र में कॉम्बैट ड्रेस पहन के भी उतर सकती है। नंबर 2, आपने मेरी बहन बेटियों के सिंदूर पर
हाथ डालने का दुस्साहस किया, लो आज मैं नारी होते हुए आपको उसका उत्तर दे रही हूं यहां बैठकर इस कॉम्बैट ड्रेस में। ये सिग्नलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जो भारत ने बखूबी दुनिया को दिखाई है। मैं सलाम करूंगा ऐसी सोच को जिन्होंने उस सोच को बताकर वहां बिठाया और उनसे ये कार्य कराया। तो आज तो मैं कायल हूं भारत की डिप्लोमेसी का, भारत की मिलिट्री माइट का और भारत की पॉलिसी का। जी धन्यवाद। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी मयंक जी ने जहां अपनी बात खत्म की है, उन्होंने कहा कि मैं कायल हूं भारत की डिप्लोमेसी का और भारत जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है उसका। अब अरविंद जी, एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है, जिसका जिक्र शायद अभी आप भी पिछली बातचीत में कर रहे थे, कि जो तमाम बड़े देश हैं वो बीच में नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं, वो केवल और केवल भारत का सहयोग कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं किस तरीके से भारत एक महाशक्ति बनता हुआ, किस तरीके से भारत जो है वो उभर कर सामने आया है। क्योंकि अगर पहले के हालातों को लेकर बात की जाए तो पहले जो बड़े देश थे वो दबाने की कोशिश करते थे और अपनी डोमिनेटिंग पावर जो है वो दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब सब चुपचाप बैठे हुए हैं और केवल फैसला भारत ले रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ठीक कहा है। दरअसल भारत का विरोध नहीं करना ही भारत का पक्ष लेना है अभी आज के समय में जी। और इसका कारण ये है कि क्योंकि हमें पता है कि जो पारंपरिक युद्ध है, अगर परमाणु युद्ध को छोड़ दे जिसकी कोई संभावना नहीं है, भले पाकिस्तान बार बार ये या उसकी मीडिया बार बार यह बोलती रहे या कि वहाँ के हुक्मरान हमें धमकी देते रहे, पर हमें अच्छे से पता है कि परमाणु युद्ध की कोई संभावना नहीं है। तो जो पारंपरिक लड़ाई है उसमें भारत हमेशा जीत ही रहा है क्योंकि भारत का पक्ष मजबूत है। तो भारत के खिलाफ नहीं बोलना ही भारत का पक्ष लेना है मूलतः, और बाकी तो सबके अपने अपने उनके हित हैं। चीन का अभी जैसे कि मयंक साहब ने बताया है 68 बिलियन पैसा लगा हुआ US डॉलर, तो वह अपना उसका वो जो पूरा जो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो चीन की लायबिलिटी हो जाएगा या पाकिस्तान को निगल जाएगा आर्थिक रूप से। और जो पूरा जो सीपैक है उसमें वो पूरा रास्ता वहां से निकाल रहा है चीन। उसके जो उसका जिजियांग प्रांत है वहां वो थोड़ा सा पिछड़ा रह गया, तो उसको लग रहा है कि इस कॉरिडोर के मदद से वह उसका थोड़ा डेवलपमेंट कर पाएगा। पर जो जहाँ पे भारत का हक है, जिसने पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, वो पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं, वहाँ बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, भारत की सहमति तक नहीं ली जाती है या कि पूछा तक नहीं जाता है। तो ये वाकई एक बहुत ही खराब बात है। तो ऐसी हालत में जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है कि ठीक है, पर कुछ चीजें जो हमें क्रिटिकल बनना पड़ेगा और देश हित में मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेगी। वो ये है कि हमारी कुछ संस्थाओं को जैसे कि परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया। जनरल जिया के टाइम से जो आतंकवाद को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो अभी तक चलता आ रहा है, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि मुगल जब नहीं बदले तो उनका साम्राज्य खत्म हो गया। उन्होंने वह पॉलिसी की तो वो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। यही हाल अंग्रेजों के लिए है और हमारे लिए भी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर मान लो वो 70-100 साल पहले की ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये हम सीधा सीधा देख सकते हैं। तो भारत को घरेलू मोर्चे पे परिवर्तन करना होगा। एक जो अभिषेक जी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, 1980 तक भारत और चीन की आर्थिक हालातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और ना उन सब चीजों का, पर चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक विकासों को लागू किया। जो आर्थिक सुधार थे हम उस काम में 10 साल पीछे रह गए, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है जिसको हमें कोप अप करना होगा। और इसी तरीके से तमाम चीजें हैं जो कि हमसे थोड़ी सी नीति के स्तर पर गड़बड़ हुई है। अगर ये तमाम चीजें ठीक हो जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाला समय चीन का है। जो दुनिया का अमेरिका के बाद में जो नाम आता है वह भारत भी हो सकता था अगर भारत ने अपने यहाँ, भारत हर जगह डिप्लोमेसी में कहीं पे भी पिछड़ता नजर आता है तो उसके कारण आर्थिक है, क्योंकि चीन की तरह वह पैसा खर्च नहीं कर सकता है उस स्तर पर। तो यह तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो ये तो
सेल्फ क्रिटिक होने की बात है, पर यह वक्त दूसरा है कि भारत ने कम से कम इतना सबको बता दिया है कि दक्षिण एशिया में भारत की सहमति के बिना अगर कोई यहाँ एंट्री करता है तो वो अपनी रिस्क पर करे। पाकिस्तान को भी बता दिया है कि यहाँ अगर दक्षिण एशिया में शांति से रहना है तो वह बेहतर है, अगर आप नहीं रहते हो शांति से तो उसके जो परिणाम हैं वह आपको ही भुगतने हैं, उसके नुकसान जो है वो आपको भुगतने होंगे। जी अभिषेक साहब। बिल्कुल सर। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत। और अली शाह जी, जिस तरीके से स्थितियां हम लगातार देख रहे हैं और हम इस विषय पर भी बात भी कर रहे थे कि भारत अब वो भारत नहीं है जो चुप बैठ कर रहने वाला है। भारत अब वो भारत है जो आगे बढ़कर मारेगा और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए वो रावलपिंडी तक जाएगा, लाहौर तक जाएगा और कराची तक जाएगा और मार के आएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, ये लोग अगर सोच रहे थे कि क्योंकि हम शांतिपूर्वक देश हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हमसे छोड़ेंगे नहीं, हम कहते आए हैं काफ़ी टाइम से, हमने ऑन ग्राउंड करके दिखा दिया इनको। हमने क्या किया, हमने इनके उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी के लॉन्च पैड्स पे, 9 लॉन्च पैड्स पे केवल सटीक अटैक किया। केवल पाकिस्तान की आर्मी आके फातिया पढ़ती है, फातिया जब कोई गुजर जाता है तब नमाज जनाजा पढ़ा जाता है इनके लिए। उन्होंने, पाकिस्तान की फौज ने बोला कि वो रिटेलिएट करेंगे, वो उसका जवाब देंगे हिंदुस्तान को। ये बताओ मेरे को, हिंदुस्तान में कौन से आतंकी लॉन्च पैड हैं भैया? कहाँ पर आप हमको आप अटैक करोगे? आर्मी पे करोगे, मिलिट्री पे करोगे? हमें तो नहीं किया मिलिट्री पे, सिविलियंस पे करोगे? कर दिया इन्होंने, सिविलियंस पे करके दिखा दिया। हमने तो नहीं किया कि सिविलियंस पे। इन्होंने आर्मी पे कोशिश करी, लेकिन हमारे S-400 इतने कारगर थे, ये इनको रोक पाए। अब क्या है कि अब आज हमने ऐसी तैसी अफरा तफरी मचा ली इनके लाहौर में। इनका लाहौर वैसे ही जूझ रहा है पाकिस्तान BL से, TTP से, अंदर का उग्रवाद वैसे ही परेशान है। सरदर्द कम था क्या इनके लिए? इन्होंने बहुत गलत पंगा लिया है। और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो किया है इन्होंने, हमारे निहत्ते, मासूम, लाचार, इनोसेंट लोगों के साथ, टूरिस्ट जो घूमने आए थे, इनकी बहादुरी है वो। और इनमें से उग्रवादियों में से साबित भी हुआ है, एक पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तानी नेशनल थे इसमें इन्वॉल्व, पाकिस्तान के सेना के एक्स सर्विसमैन पाकिस्तानी थे इसके अंदर इन्वॉल्व। अब आप देखिए, हमने जो बदला लिया है इनसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था टिट फॉर टैट हो गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि बात यहीं तक रुक जाए, आगे ना बढ़े। और बात रुक जाती वहां तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दुनिया ने देखी। हमारे फौज के कर्नल कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह, हमारे विक्रम मिश्री साहब ने बताया, इसके बारे में बात थम जाती वहां पर। लेकिन कल रात को जो इन्होंने 15 इस्टेब्लिशमेंट पे, इंडियन आर्मी की फौजी इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश मैं कहूंगा, हमला तो कर नहीं पाए बिल्कुल, तो जो कोशिश की इन्होंने नापाक इरादों से, हमने कहा ठीक है भाई, अब हम बताते हैं इनको। तो हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया जो इनको चीन ने दिया था। अब कोई भी आए फ्री फॉल हो गया। ईरान ने इन पे एयर स्ट्राइक कर रखी थी, अफगानिस्तान ने, तालिबान ने इन पे एयर स्ट्राइक कर रखी थी, हिंदुस्तान ने तो करी थी बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिन्होंने इन्हें कबूल नहीं किया था। इनके लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूला है कि पाकिस्तान के 2 जहाज मारे गए हैं। 2 जहाज इन्हें खुद कबूला है ये बात, तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्हें खुद कबूल रहे हैं। और भैया अभी तो भाई कुछ शुरू भी नहीं हुआ। अब आप देखो, मैं ज़्यादा टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, बहुत कुछ है मेरे पास और मैं देना नहीं चाहता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, सदा ज़रूर मिलेगी जिसकी यह कल्पना भी नहीं करते हैं। और आपको बताऊँ एक दिलचस्प बात, ये इतना जूम करेगा प्लीज़, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर ये कैमरा इस पर जूम हो जाए। ये पाकिस्तान की मीडिया ने, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आए, पाकिस्तान की मीडिया ने आज दिन भर कई सारे चैनल्स ने ये चलाया। ये क्या है बताता हूं मैं आपको। 2019 में 14 फरवरी को जब कायराना पुलवामा हमला हुआ था, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था
टू जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, ये बोल के कि इस्लाम मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यही है, क्योंकि ये पूरे मोहम्मद पूरे नाम इस्लाम का बदनाम करते हैं। और अभी जब पहलगाम में हमला हुआ, मैंने दोबारा एक ओपन लेटर लिखा इन उग्रवादियों को, आतंकवादी को, जो कि बहुत वायरल हुआ था। तो और मैंने एक आपके ही चैनल पे, कई चैनल पे, इंडियन आर्मी का फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, फॉर्मर भूतपूर्व मेजर निहत्ता, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जब छुप गया था ना, जब हमने मारा भी था कंकर, और ये जाके छुप गया था जहां कहां पे, अपने बंकर, तो इसको मैंने कहा था, उत्साया था कि आ जाओ, कि दम है तो आ जाओ बाहर, खड़े हो जाओ टैंक पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन मैं इत्तेफाक बोले, कुछ भी बोले, ये बंदा टैंक पे आके खड़ा दिखता है, यूं हाथ लगा के इसके सामने जोश दिखाता है। और मजे की बात यह है, मस्करे के आगे एक स्टार प्लेट थी, स्टार प्लेट जिसपे 4 स्टार थे। आप किसी को भी पूछ लिए, दुनिया की किसी आर्मी को पूछ लीजिए, कौन सी टैंक पे स्टार प्लेट लगता है भैया, पहले मेरे को ये बताओ, ठीक है। फिर इनके जो फौज थे, जो जोश दिखा रहे थे, नकली जोश, ना इनमें जोश है ना होश है, बेवकूफ़ी है, तो वो वहां पे जोश दिखा रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा भाई, और ये लोग इतने कायर हैं, आप समझेंगे आतंकवादियों के जनाजे पे फातिया पड़ी जा रही है आर्मी के ऑफिसर्स पाकिस्तान के वर्दी में, और ये कंधा भी दे रहे हैं वर्दी में। तो यानी कि साफ साबित होता है पाकिस्तान की सेना भी उग्रवादियों से कम नहीं है।